हे गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। और इसमें हम बहुत ही डिटेल में हर एक टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कंटेंट्स की तरफ कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, अ हेल्दी वेट, द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ। तो ये सब आज हम देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन देखिए, फूड इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। इट फुलफिल एनर्जी नीड्स एंड टू मीट द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी नीड्स जो होती हैं उसको मीट करने के लिए हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है। जो फूड हम खाते हैं उसे हम डाइट भी बोलते हैं। द एनर्जेटिक फूड इन अ डाइट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एसेंशियल केमिकल्स फॉर अ बॉडी नोन एज न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन क्या होगी? द डाइट में जो कुछ भी हमारे एसेंशियल केमिकल्स जो हमारे बॉडी के लिए होते हैं वो उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। Thus, the science which deals with nutritious diet is and its importance for individual is known as nutrition। तो न्यूट्रिशन की भी डेफिनेशन आपको मिल गई, न्यूट्रिएंट्स की भी डेफिनेशन आपको मिल गई यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, द न्यूट्रिशियस डाइट डायरेक्टली अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। जो न्यूट्रिशियस डाइट होती है वो हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करती है और न्यूट्रिशियस डाइट को ही हम बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं। इट प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी फॉर वर्कआउट एंड हेल्थ इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल। तो ये वर्कआउट के लिए, दिन भर के काम के लिए और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी सफिशिएंट होती है, सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट अब चलते हैं अपने 2.1 टॉपिक जो कि बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं बैलेंस डाइट का मतलब क्या है। देखिए बैलेंस डाइट का अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, तो आप सीधे से जो सामने आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आप चुपचाप इसको लिख करके आ जाएंगे, आपको फुल नंबर मिलेंगे। क्या लिखा है चलिए देखते हैं। द डाइट विच कंटेन्स ऑल एसेंशियल कंपोनेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स एक्सेट्रा इन राइट प्रोपोर्शन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इस पूरे पैराग्राफ में है राइट प्रोपोर्शन इज नोन एज बैलेंस डाइट। तो आप इसको लिख सकते हैं, बहुत सिंपल, सेकेंड क्लास की डेफिनेशन है, तो आपको ये तो याद ही होगी, मतलब कुछ इसमें याद करने जैसा ही नहीं है। तो ऐसे आपका ये भी चीज़ हो गई। फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइट, डाइट को क्या क्या चीज़ें, डाइट जो कुछ भी हम खाना खाते हैं उसको क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं। पहला एज, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत कम खाना ज़रूरी होता है क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, उनका पेट भी छोटा होता है। बल्कि जो बड़े लोग होते हैं, एल्डर्स होते हैं, या जो बहुत हैवी वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो लेबर्स वगैरह होते हैं, उनको खाने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। टाइप ऑफ वर्क, एक आदमी ऑफिस में बैठता है पूरे दिन और एक आदमी ईंटें वगैरह का काम करता है, ईंटें उठाता है, लेबर वाले काम करता है, तो उसको डेफिनेटली मोर कार्बोहाइड्रेट्स या मोर एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। जेंडर आज के ज़माने में तो बहुत कम हो गया है जेंडर के बीच में डिफरेंस, क्योंकि हर कोई दोनों ही जेंडर, दोनों हर तरह के काम कर रहे हैं। बट स्टिल ऐसा माना जाता है, ऐसा होता भी है ज़्यादातर केसेस में, कि मेल्स को ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है या उनकी ज़्यादा डाइट होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल। नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन ऑफ ए पर्सन। आप जानते हैं कि एक इल पर्सन की डाइट अलग होगी, उसको एक स्पेसिफिक बहुत न्यूट्रिशियस डाइट दी जाएगी ताकि वो बहुत जल्दी सही हो जाए, बहुत जल्दी बीमारी से ठीक हो जाए। जबकि एक हेल्दी पर्सन जो होगा, जो एक नॉर्मल पर्सन होगा, उसकी डाइट वैसे ही नॉर्मल होगी, रोज़ की रोटी दाल सब्जी जो हम खाते हैं। ठीक है। क्लाइमेट के बेसिस पे भी होता है। जो ठंडे क्लाइमेट में रहते हैं उनको मीट वगैरह आप जानते हैं इसलिए खाना पड़ता है, वाइन वगैरह पीना पड़ता है, क्योंकि उनको उनकी बॉडी में हीट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जबकि जो नॉर्मल क्लाइमेट में रहते हैं उनको उतनी हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो नॉर्मल डाइट से भी उनका काम चल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की एक डेफिनेशन आपको पीछे भी मिली है, अब फिर से एक और बहुत अच्छी सी डेफिनेशन आपके लिए मैंने निकाल करके रखी है। न्यूट्रिशन कैन बी कंसीडर्ड एज अ प्रोसेस इन विच फूड इज कंज्यूम्ड एंड इज यूटिलाइज्ड फॉर नरिशिंग द वर्किंग बॉडी। तो आप इसको याद कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी पूछा जाए अगर आपको व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, तो आप इसको सेम टू सेम एज इट इज़ लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको दो तरह के होते हैं और उनके बेसिस पे मैंने उनको डिवाइड किया है दो तरह से। देखिए पहला तो फ्लो चार्ट के बेसिस पे मैंने आपको दिखाया है। तो एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो का मतलब लार्ज, और दूसरे होते हैं देखिए इस साइड
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे बॉडी में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उनके ज़्यादा प्रोपोर्शन में रिक्वायरमेंट होती है और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं डेवलपमेंट के लिए और एनर्जी पाने के लिए, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे बहुत कम रिक्वायरमेंट होते हैं। और इसमें कौन कौन आते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं, तो विटामिन और मिनरल्स सॉल्ट्स, ये सब हमें बहुत कम मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं और इन्हें ही हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। ये एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी को ढंग से काम करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को और इन्फेक्शन को रेजिस्ट करने के लिए। दे आर कंसिडर्ड एज सप्लीमेंट फूड। ये जो है देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो दे आर कंसिडर्ड एज सप्लीमेंट फूड, वो सप्लीमेंट फूड होते हैं, डिफेंसिव फूड की तरह काम करते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब एडिशनल हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मेन काम तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स करते हैं। लेकिन जो बाकी के थोड़े बहुत बचे हुए काम हैं जो एसेंशियल हैं, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए, जैसे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, उन सब के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, बैलेंस डाइट के अब 3 कंपोनेंट्स होते हैं, आपने पहले भी छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। एक होता है एनर्जी यील्डिंग फूड, एक होता है बॉडी बिल्डिंग फूड और एक होता है डिफेंसिव फूड। तो इन तीनों के बारे में अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी यील्डिंग फूड के बारे में। सबसे पहले इनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है इनका एनर्जी प्रोवाइड करना। इनकी क्या कंटेन क्या करते हैं ये, मतलब इनमें कौन आते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जो होते हैं वो एनर्जी यील्डिंग फूड होते हैं। इनकी परसेंटेज क्या होती है, देखिए परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कई बार आ जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स की परसेंटेज बहुत ध्यान देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज हमारे ओवरऑल डाइट में होनी चाहिए। फैट्स की 5 to 10%, फैट्स की बहुत कम होनी चाहिए। ये कहाँ से मिलता है आप पढ़ लेंगे, देखिए एग्जाम्पल्स नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ आपको अभी से ही, ठीक है। एंड में भी मैं आपको बता देता हूँ, बताता हूँ हर बार। और मीट, पोल्ट्री, सी फूड, मिल्क प्रोडक्ट्स, लेग्यूम्स, सीरियल्स एक्सेट्रा, इन सब में से आपको बहुत ही अच्छी मात्रा में एनर्जी मिलती है और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की मात्रा बहुत अच्छी होती है। एक स्पेशल पॉइंट जो है देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर इजी एंड गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, वेयर एज फैट्स आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट एंड मोर डिफिकल्ट टू गेट एनर्जी फ्रॉम इट। जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं आसानी से उनमें से एनर्जी निकलती है, मगर फैट्स को के लिए मुश्किल होता है, इसीलिए फैट्स को हमें कम खाना चाहिए डाइट में और कार्बोहाइड्रेट्स हमारी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, बॉडी बिल्डिंग फूड में इनका मेन काम होता है रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। जब भी आप कभी गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, किसी प्रकार का डैमेज हो जाता है बॉडी में, तो इनको रिप्लेसमेंट और रिपेयर के लिए इन लोग का काम आता है, बॉडी बिल्डिंग फूड रिक्वायर्ड होते हैं। इसमें कौन आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं। और प्रोटीन्स हमारे डाइट में कितने होने चाहिए, डाइट में परसेंटेज 15 to 20%, बहुत ध्यान से याद रखिएगा, इस नंबर को बहुत ध्यान से याद रखिएगा, देख लीजिए 15 to 20% प्रोटीन्स हमारे डाइट में होने चाहिए। कहाँ से मिलेंगे, डेयरी फूड से, ग्रेन से, स्प्राउट से, मीट्स से, ठीक है, पोल्ट्री एंड फिश से, इन सब जगह से आपको प्रोटीन्स मिलेंगे। स्पेशल बात क्या है, इट प्रोवाइड फास्टर रिकवरी फ्रॉम इंजरी। तो जो मैंने ऊपर बताया कि रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे एक बार और लिख दी कि पक्की बात करने के लिए, कि देखो फास्टर रिकवरी फ्रॉम इंजरी इनका मेन मोटिव होता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स का। थर्ड आप देखिए डिफेंसिव फूड है। डिफेंसिव फूड में क्या होता है, देखिए ये फंक्शन इनका होता है प्रॉपर फंक्शनिंग एंड डिफेंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, ये इनका मेन फंक्शन होता है। इसमें कौन आते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स, मेन इनका कौन आता है, विटामिन एंड मिनरल्स, और इनकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, 15 to 20%, बल्कि ये मैंने ज़्यादा ही लिखा है, और कम 10 to 15% से भी कम ही होना चाहिए विटामिन एंड मिनरल्स। हम बहुत ज़्यादा विटामिन एंड मिनरल्स हमें अपनी डाइट में नहीं चाहिए। देखिए इसका एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स का मतलब समझ रहे होंगे आप कि सोर्सेज कहाँ हैं, सोर्सेज क्या हैं, सोर्स कहाँ से हमको मिलते हैं ये। तो देखिए फिश, डार्क लीफी ग्रीन्स यानी वेजिटेबल्स की बात कर रहा है, सीड्स, ब्रोकली, पॉक आप जानते हैं, पिग का जो मीट होता है उससे हम पॉक कहते हैं, बीफ, ठीक है, लैम्ब, मशरूम्स, नट, एग्स, एवोकाडोस, पीस, फ्रूट्स, ये सब चीज़ों से हमको डिफेंसिव फूड मिलते हैं, यानी विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। स्पेशल बात क्या है, दिस इम्प्रूव द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड दस इट हेल्प्स टू डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन, जर्म्स एंड डिजीजेज। हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और हमें लड़ाई करने के लिए, इनके खिलाफ, इन्फेक्शन, जर्म्स और डिजीज़ के खिलाफ लड़ाई करने के लिए मजबूती प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, देखिए अभी तो हम 4 पढ़ रहे हैं, अभी और भी हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि कोई न्यूट्रिशन नहीं हमको मिलता है, लेकिन हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं वाटर, रफेज, प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल स्वीटनेस। अभी इसको आगे भी पढ़ेंगे हम, तो हम सेकेंड टाइम अच्छे से पढ़ लेंगे।
इसके बाद देखते हैं फंक्शंस या इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट की क्या फंक्शंस हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए 5 इंपॉर्टेंस मैंने नोट करके रखी है। पहली है डिजीज़ प्रिवेंशन, अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपको डिजीज़ नहीं होगी, डिजीज़ से आपकी बचाव होती रहेगी। सेकेंड है वेट कंट्रोल, आपका वेट एकदम सेट रहेगा, परफेक्ट रहेगा, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, ओवर वेट नहीं हो जाएंगे अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं। इम्प्रूव इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाएगा और आपको कोई भी प्रकार की डिजीज़ वगैरह आएंगी भी तो आपको टच करके वो निकल जाएंगी, आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। प्रॉपर मेंटल हेल्थ, मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं। और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इसके कारण ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी आपकी। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, बाकी आपको PDF नोट्स तो आपको मिल ही रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड जो हमारा टॉपिक आ जाता है, सब टॉपिक न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। इसमें देखिए सबसे पहले न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट्स विच कंट्रीब्यूट और प्रोवाइड एनर्जी और कैलोरीज। तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट वो होते हैं जो हमें एनर्जी या कैलोरीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कुल मिला के हमें कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो हमारे बॉडी को बेटर करने, बॉडी में कुछ हेल्थ हेल्थ बढ़ाने का कुछ भी काम कर रहे होते हैं, जहाँ से भी वो मिल रहे होते हैं वो उन्हें हम न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट कहते हैं। देखिए पहला आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, ये सारे लिविंग बींग्स का बेसिक स्ट्रक्चर है और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। हमारा मैक्सिमम पार्ट हमारा जो है वो प्रोटीन से बनते हैं। और प्रोटीन्स आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट, ऑर्गन, ग्लैंड्स एंड ऑल लिविंग फ्लूइड्स। देखिए हर चीज़ लगभग मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ऑर्गन्स और ग्लैंड सब कुछ प्रोटीन से बना है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी ही प्रोटीन है, प्रोटीन से ही बनी है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन भी दो तरह के होते हैं, एक एसेंशियल प्रोटीन, एक नॉन एसेंशियल प्रोटीन। तो एसेंशियल प्रोटीन 9 तरह के होते हैं और नॉन एसेंशियल प्रोटीन 13 तरह के होते हैं। इस नंबर को आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए कि एसेंशियल का क्या मतलब होता है। एसेंशियल इसलिए क्योंकि ये जो है हमारी बॉडी जो है सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, जबकि नॉन एसेंशियल कैन, यहाँ पे देखिए नॉट नॉट हटा दीजिएगा आप, मैं हटा दूँ यहीं पे, ठीक है, नॉट नहीं होगा यहाँ पे, ये कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। तो एसेंशियल प्रोटीन इसी से एसेंशियल हो जाते हैं क्योंकि ये जो है हमारी बॉडी द्वारा सिंथेसाइज किए जा सकते हैं, हमारी बॉडी ज़्यादा द्वारा बनाए जा सकते हैं। जबकि नॉन एसेंशियल प्रोटीन हमारी बॉडी नहीं बनाए जा सकते हैं एसेंशियल प्रोटीन, बल्कि नॉन एसेंशियल बनाए जा सकते हैं, इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और यही चीज़ हमारे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि एसेंशियल प्रोटीन की ज़्यादा क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, जबकि नॉन एसेंशियल बहुत लेस क्वांटिटीज़ में हमको रिक्वायरमेंट होती है उनकी। एसेंशियल प्रोटीन हमको कहाँ मिलता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्सेस, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, सोयाबीन्स, मीट और एग। यहाँ पे देखो ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम लोग हर रोज़ ही खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एसेंशियल प्रोटीन हमको मिलता है। और नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स फाउंड इन ग्रेन्स, ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो यहाँ से हमको नॉन एसेंशियल प्रोटीन मिलता है, हमको रिसीव होता है। नेक्स्ट देखिए फंक्शंस क्या हैं प्रोटीन्स के, हमें क्या क्या बेनिफिट होता है प्रोटीन्स का। सबसे पहले देखिए इट बिल्ड्स मसल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। सेकेंड, इट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिपेयर ऑफ ऑल सेल्स। इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज एंड इम्प्रूव्स इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन इन ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है और एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ ऑफ हेयर, नेल्स, फ्रेशनेस ऑफ स्किन एंड स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स। तो इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटीन्स। आपको इसके बारे में कुछ नोट वगैरह लिखने के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा और इसको ध्यान से याद भी कर लीजिएगा, फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज अ कंपोनेंट विच इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच प्रोवाइड्स एनर्जी। तो देखिए जैसा कि आपको नाम से समझ में ही आ रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन और हाइड्रेट्स वही होते हैं। देखिए कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिलाकर हमारा कार्बोहाइड्रेट, नाम से भी बहुत क्लियर हो जा रहा है ये। इसके बाद देखिए द इंडिविजुअल हु परफॉर्म हार्ड वर्क नीड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेबर करते हैं, ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन 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 ज़्यादा का मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं। इफ़ एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टेकन, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो चेंज हो जाएगा फैट्स में, और आफ्टर दैट इट एक्यूमुलेट्स इन फैटी टिश्यूज़। तो वो अल्टीमेटली कहाँ चल जाएगा, फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और फैटी टिश्यूज़ बन जाएगा। तो ज़्यादा खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है।
टाइप्स देखिए क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, दो टाइप्स होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल आप चार याद रखिएगा, एज एमसीक्यू में आ सकते हैं। तो क्या है एग्जांपल्स? व्हीट, राइस, ब्रेड और पल्सेस। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल। याद रखिए, मैं इस पर स्ट्रेस दे रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल हैं व्हीट, राइस, ब्रेड और पल्सेस। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके फंक्शंस क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर वर्किंग ऑफ बॉडी। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर वर्किंग ऑफ बॉडी, ठीक है। इट वर्क्स फॉर एज फ्यूल फॉर नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी फ्यूल का काम करता है, जब पूरे बॉडी के लिए कर रहा है तो नर्वस सिस्टम के लिए भी करेगा। एंड एक्टिवेट्स मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करते हैं कौन? कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम फैट्स। फैट्स प्रोवाइड्स हीट एंड एनर्जी टू बॉडी। तो जैसा मैंने बताया आपको कि जो लोग रहते हैं ठंडे इलाकों में उनको फैट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फैट्स का मेन काम हीट और एनर्जी देना ही होता है बॉडी को। ऑन एन एवरेज 1 ग्राम ऑफ फैट ऑन बर्निंग गिव 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। इसको आप करेक्ट करके एन कर लीजिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो देखिए यहाँ पे सामने है कि 1 ग्राम ऑफ फैट ऑन बर्निंग गिव 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। तो 1 ग्राम फैट जब बर्न होता है तो कितनी? 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। फैट्स आर स्टोर्ड इन बॉडी एंड आर यूज्ड एज इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट्स को इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम स्टार्व कर रहे होते हैं, हम खाना नहीं खा रहे होते हैं, तो हमारे फैट्स जल रहे होते हैं और फैट्स जल जल के हमको खाना का जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं उनसे वो फुलफिल कर रहे होते हैं, इसीलिए उनको इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए टाइप्स की बात करते हैं फैट्स की। तो दो तरह के फैट्स होते हैं, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और एक होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड जो होते हैं वो सॉलिड या सेमी सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे डेयरी प्रोडक्ट्स, क्रीम, बटर, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, घी, एनिमल फैट। तो ये सब जो होते हैं आप जानते हैं कि पाम ऑयल देखिए ऑयल सुनने में लग रहा है, लेकिन होता ये भी सॉलिड टू सेमी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होता है। और ये सभी चीज़ें देखिए सॉलिड या सेमी सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। और जैसे पीनट्स ऑयल हो गया, सोया ऑयल हो गया, ठीक है, रिफाइंड वगैरह जो आप यूज़ करते हैं वो भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस क्या है। फैट्स आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दे ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। फैट जो होते हैं बहुत अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। वो क्या करते हैं? और फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। ओमेगा 3 देखिए एक और ये फैटी एसिड है और इसकी टैबलेट्स आती हैं जो खाने के लिए, वो हमारे उससे हमारा क्या इंप्रूव होता है देखिए, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एबनॉर्मल हार्ट बीट्स एंड स्लाइटली रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर। तो स्लाइटली रिड्यूस होगा यहाँ पे ब्लड प्रेशर। तो क्या करता है ये कि एबनॉर्मल हार्ट बीट्स के रिस्क को रिड्यूस करता है और ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। तो ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये भी एक फैटी एसिड होता है। नेक्स्ट देखिए मेंटेन्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन AED के। तो जो हमारे AED के हैं यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, फैट सॉल्युबल अभी आपको पता चल जाएगा कैसे हैं। तो उनके एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। मोनोसैचुरेटेड फैट्स इंक्रीज गुड कोलेस्ट्रॉल। देखिए HDL को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसके मोनोसैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो इसको इम्प्रूव करते हैं, इसको इंक्रीज करते हैं बॉडी में, जिससे क्या होता है? हार्ट का प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन आर अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प शोर अप मतलब स्ट्रेंथन बोन्स एंड हील वुंड्स। बोल्स्टर मतलब स्ट्रांग बनाना, बोल्स्टर योर इम्यून सिस्टम एंड रिपेयर सेलुलर डैमेज। तो ये सब चीज़ें करता है विटामिन। आप अगर डेफिनेशन में आए व्हाट आर विटामिन, तो आप ये लिख सकते हैं कि विटामिन आर अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प शोर अप बोन्स, हील वुंड्स, बोल्स्टर इम्यून सिस्टम एंड रिपेयर सेलुलर डैमेज। तो चार चीज़ें आपको याद रखनी है, क्या क्या? बोन्स, वुंड्स, इम्यून सिस्टम, सेलुलर डैमेज। आपका विटामिन का डेफिनेशन खत्म। चलिए इसके दो टाइप होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। सबसे पहले आप एक कहानी सुनिए। एक कीड़ा था जो जा रहा था, उसके ऊपर मैंने पानी डाल दिया, तो क्या किया वो उसमें तैरने लगा और तैर के पानी के किनारे चला गया, ठीक है, बच गया, कुछ नहीं हुआ उसको। लेकिन जैसे ही मैंने उसके ऊपर ऑयल डाल दिया तो क्या हुआ? वो वहीं पे रुक गया, डिजॉल्व हो गया उसी में और मर गया, ठीक है। सैड स्टोरी है? नहीं, सैड स्टोरी इसलिए नहीं है क्योंकि पहले की बात तो ये कि एक इमेजिनेटिव स्टोरी है, और सेकंड बात ये है कि इससे हमारी कहानी का बहुत ही अच्छी चीज़ हमको सामने आती है कि जो कीड़ा है वो फैट में डिज़ोल्व हो गया,
ठीक है। तो कीड़ा मैंने यहाँ पे देखिए इसलिए स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि KEDA, यानी कि ये 4 जो विटामिन हैं ये फैट में डिजॉल्व हो गए। देखिए फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं ADE के होते हैं, उसका आप थोड़ा अलग तरह से लिखेंगे तो वो कीड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो और जो बचे हुए दो हैं सीधे से बचे B और C बचते हैं, B कॉम्प्लेक्स बोलूँगा मैं इसको, और C जो होते हैं ये दोनों वाटर सॉल्युबल होते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ फैट सॉल्युबल, सीधी सी बात है, फैट सॉल्युबल है तो फैट में डिजॉल्व होंगे, वाटर सॉल्युबल है तो वाटर में डिजॉल्व होंगे। फैट सॉल्युबल कहाँ पे स्टोर होते हैं? लिवर में और किडनी में, ठीक है। और लेकिन वाटर सॉल्युबल होते हैं जो होते हैं वो स्टोर नहीं किए जा सकते हैं बॉडी में, ओवर कुकिंग से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन बहुत आसानी से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसका यूज़ हो जाता है, लेकिन स्टोरेज का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बेनिफिट्स विटामिन के नाम का। और विटामिन से नाम आप देख सकते हैं, बगल में लिखा हुआ है रेटिनॉल, थियामाइन, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको याद करना है तो उसके लिए बहुत सारे आपको तरीके मिल जाएंगे यूट्यूब पे भी, लेकिन इसका कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत रेयर केस होगा कि आपसे पूछ लेगा MCQ में, अब तो MCQ का भी सिस्टम आ गया है तो पूछ सकता है। चलिए खैर, जो मैंने अंडरलाइन किया है वो इंपॉर्टेंट है, उनको आप याद रखिएगा, ठीक है। मैं अगर आपको बता दूं कि विटामिन ए आइज, बोन्स एंड टीथ डेवलपमेंट करता है। विटामिन B1 B कॉम्प्लेक्स के लिए अगर मैं बात करूं तो नर्वस सिस्टम, एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ लिवर, मेकिंग RBC, मेंटेनिंग हेल्दी मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें काम करता है। याद रखिएगा विटामिन B12 का जो रंग होता है वो रेड होता है, ठीक है। विटामिन C जो होता है वो ग्लोइंग स्किन देता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। आप ये सब पढ़ लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। विटामिन K का बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है, नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग में और हेल्दी बोन्स में, ठीक है। इसको आप पढ़ जरूरी लीजिएगा नोट्स के मदद से। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या क्या हो सकती हैं। तो देखिए विटामिन ए से होती हैं नाइट ब्लाइंडनेस या ड्राई स्किन, विटामिन C से होती हैं स्कर्वी या पुअर हीलिंग ऑफ वुंड्स, विटामिन D से होता है रिकेट्स, विटामिन E से तो ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन विटामिन K से होता है हेमरेज या डिफेक्टिव ब्लड क्लॉटिंग। आप इसको बाकी का पढ़ लीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद आप सोर्सेज देख सकते हैं, सोर्सेज मैंने कोई खास अंडरलाइन नहीं किया है क्योंकि आप इसको ऐसे एज ए जनरल इन सभी में से 2 या 3 आप याद कर लीजिएगा किसी तरह से, ठीक है, रट लीजिएगा, क्योंकि आपको B कॉम्प्लेक्स नहीं पूरा याद करना है, आपको केवल A याद करना है, B में से कोई याद कर लीजिएगा, C D E और K, तो केवल 6 हैं, 6 को आप किस तरह से याद कीजिएगा, अब मैं क्या बताऊँ उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स के बारे में बात करते हैं हम पहले। मिनरल्स आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी बट दे आर वेरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। बहुत ही कम क्वांटिटी में, मतलब विटामिन तो फिर भी ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मिनरल्स बहुत ही कम क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये नेसेसरी होते हैं प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बॉडी के लिए। देयर आर 16 एसेंशियल मिनरल्स। तो ये क्या क्या है आप पढ़ लीजिएगा, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, आयोडीन, सेलेनियम, मोलिब्डेनम, क्रोमियम, फ्लोराइड, ये सब आप, ठीक है, ये सब हो गया। जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बता दूं। और देखिए ये जो एक टेबल बनी हुई है, मैंने ये टेबल बनाई है आप लोग के लिए समझाने के लिए बनाई है, लेकिन देखिए ये जो टेबल है इसका ये जो पार्ट है ये बहुत इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, इतना मायने नहीं रखता आपके लिए। आपको तो केवल 2 चीज़ें मायने रखती हैं, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो आपको यहाँ से जितना रिटेन हो सके कोशिश करिए यहाँ से रिटेन मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। देखिए सोडियम का सबसे पहले देखते हैं कहाँ से सोर्सेज जो उनके हैं। नॉर्मल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, फिश, मीट और एग्स। और इसमें क्या क्या इनका फंक्शंस होता है देखिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। पोटेशियम, पोटेशियम लगभग सारी एडिबल में थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। इनका देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ऊपर का वाला, जो कि मतलब ऊपर वाले भी हैं। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये भी पोटेशियम का काम होता है, ठीक है। कैल्शियम में मिल्क, चीज़, एग्स, फिश में कैल्शियम मिल जाएगा। फॉस्फोरस मिल्क, चीज़, बाजरा और ग्रीन वेजीज में मिल जाएगा। आयरन जो है आपको स्पिनच, बहुत अच्छा सोर्स है स्पिनच, ठीक है आपको, और एल्बुमिन और बनाना, इन सब में आपको आयरन मिल जाएगा। और इनका फंक्शंस आप देख लेंगे कि देखिए कैल्शियम क्या है जो आप जानते हैं, बोन्स और टीथ और ब्लड फॉर्मेशन, यही चीज़ फॉस्फोरस का भी आप लिख देंगे। और आयरन की बात आएगी तो फॉर्मेशन ऑफ RBC एंड हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट देखिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, लेकिन चलिए देख लेते हैं फिर भी। आयोडीन, देखिए आयोडीन के सोर्सेज आयोडाइज सॉल्ट, सी फूड और ग्रीन वेजीज। मैग्नीशियम वेजिटेबल से मिल जाएगा। जिंक आपको लिवर, फिश लिवर और
नॉर्मल फिश से भी मिल जाएगा, कॉपर आपको मीट, फिश और लिवर से मिल जाएगा, कोबाल्ट भी आपको उसी चीज़ों से मिल जाएगा। फिर आयोडीन के क्या क्या फंक्शंस हैं, देखिए सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत स्पेसिफिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिए मैग्नीशियम के लिए देखिए प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम, इसके लिए मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है। जिंक के लिए इंसुलिन की फंक्शनिंग के लिए फंक्शन करता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए कॉपर इंपॉर्टेंट है, और सिंथेसिस ऑफ आरबीसी एंड विटामिन B12 के लिए कॉपर इंपॉर्टेंट है। और सच बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे कोबाल्ट का है, सॉरी कॉपर नहीं, कोबाल्ट, यहाँ पे मैं शायद कॉपर बोल गया था। तो एंड में देखिए कोबाल्ट है, इसको आपको याद रखना है। कैसे भी आप याद रखिए कि सिंथेसिस ऑफ आरबीसी और विटामिन B12 के लिए रिक्वायरमेंट है कोबाल्ट की। चलिए 2 बार मैंने इसीलिए रिपीट कर दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, मैंने आपको बताया था कि हम फिर से इस बात पे आएंगे, हम पहले भी एक बार आ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट्स विच डोंट गिव एनी एनर्जी और कैलोरीज, दे डू नॉट हैव न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड आर एडेड टू फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट्स, दे आर डिजाइन टू मेक फूड स्मेल बेटर, टेस्ट बेटर, लास्ट लॉन्गर एंड लुक बेटर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे ही बस डाल दिया जाता है अच्छा दिखने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, कलर वगैरह जो डाल दिया जाता है, ठीक है। और बाकी पानी, रफेज, ये सब चीज़ें जो हैं, तो क्या क्या इससे एग्जांपल्स है कि पहला तो वाटर, इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि हमें पूरा पूरा सिस्टम ही हमारा वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है, ब्लड हमारा वाटर है। अगर हम वाटर नहीं लेंगे, वाटर का इंटेक नहीं करेंगे तो हमें डिहाइड्रेशन होने लगेगा, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिर अराइज होने लगेंगी। नेक्स्ट देखिए फाइबर और रफेज जो है, ये हमारी फूड में बल्क डालते हैं, ये थोड़े से रफ होते हैं, जिसकी वजह से जब इंटेस्टाइन से ये गुजरते हैं तो इंटेस्टाइन की क्लीनिंग करते हुए गुजरते हैं। जो कुछ भी गंदगी चिपकी होती है, जो कुछ भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, उन सबको ले करके बहुत क्लीनिंग करने के लिए मदद करते हैं। कहाँ से आते हैं? ओट्स खाने से होते हैं, रूट वाले वेजिटेबल्स जो होते हैं, वीट, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये सभी जो है रफेज या फाइबर के सोर्स हैं। फिर फ्लेवर कंपाउंड, कलर कंपाउंड, प्रिजर्वेटिव्स, ये सभी हमारे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट में आते हैं। नेक्स्ट देखिए ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, अ हेल्दी वेट, द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ, तो ये सब अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम चेक देखते हैं बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI। सबसे पहले मेथड टू कैलकुलेट BMI। तो अगर आपको अपना BMI कैलकुलेट करना है, पहली बात तो BMI होता क्या है? BMI इज़ अ वे टू कि आपको अगर ये चीज़ देखनी है कि आप फिट हैं कि नहीं, आप हेल्दी हैं कि नहीं, टू नो इफ़ यू आर हेल्दी और नॉट, और इफ़ यू आर ओबीज और इफ़ यू आर अंडर वेट, ये चीज़ अगर आपको कैलकुलेट करनी है और एकदम आपको वैल्यू एक नंबर के फॉर्म में आपको चाहिए, तो उसका परफेक्ट मेथड है BMI का अपना कैलकुलेट करिए। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखते हैं। देखिए बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है, वेट अपॉन हाइट क्रॉस हाइट। तो WHO के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो ये आपको टेबल आपको दिख रही होगी, आप अपना BMI कैलकुलेट करिए इससे, और जो कुछ भी होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका 18.5 से कम आ रहा है तो आप अंडर वेट हैं, 18.5 से 24.9 तक आ रहा है तो आप नॉर्मल वेट हैं, ये इस रेंज में आ रहा है तो ओवर वेट हैं, और फिर ओबीस के 3 क्लासेस हैं। आप अपना जो कुछ भी आपका BMI आता है उसको आप #BMI करके नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं और हमको बता सकते हैं। नहीं बताना चाहते हैं कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बॉडी मास इंडेक्स के ही फर्दर कंटिन्यूशन में सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्दी वेट। सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्दी वेट देखने के लिए देखते हैं पहले। एंड ओवर वेट और ओबीस पर्सन इज एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग सीरियस हेल्थ इश्यूज होगा यहाँ पे, लाइक हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस, टाइप 2 डायबिटीज, गॉल स्टोन, ब्रीथिंग प्रॉब्लम एक्सेट्रा। मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट लोअर्स योर रिस्क फॉर डेवलपिंग सच लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस। तो अगर आपके पास आप ओबीज हैं या ओवरवेट हैं तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की, ठीक है, डायबिटीज़ की, गैल स्टोन्स की, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, और इसलिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए किसी भी तरह से अपने आप को पतला करना है। अगर आप मोटे हैं या ओवरवेट हैं या ओबीज हैं, अकॉर्डिंग टू BMI, देखने से नहीं, BMI के अकॉर्डिंग अगर आप ओवरवेट या ओबीज आ रहे हैं तो अपने आप को कम करना है, अपने पेट को कम करना है, अपनी बॉडी के फैट को कम करना है। फैक्टर्स देखिए, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हेल्दी वेट है, मतलब कि अगर आप मोटे हैं तो आपको कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप मोटे हैं, ठीक है। डोंट टेक इट बहुत सीरियसली, आप मत लीजिएगा अगर कुछ है, ठीक है। आई एम जस्ट टॉकिंग वेरी जनरली, ठीक है। दीज फैक्टर्स इंक्लूड एनवायरमेंट, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक, मेटाबॉलिज्म, बिहेवियर एंड हैबिट्स। तो एनवायरमेंट, अगर आप बहुत ज़्यादा खाने पीने वाले लोगों के बीच में रह रहे हैं जो बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपकी भी आदत पड़ जाएगी और आप मोटे हो जाएंगे, मोटू से हो जाएंगे, मोटू राम हो जाएंगे।
फैमिली, अगर आपकी फैमिली में सब लोग बहुत हेल्दी हैं तो चांसेस होती हैं, जनरली यही होता है कि आप भी बहुत मोटे हो जाते हैं। हिस्ट्री, यानी आप जहाँ पे हो सकता है रहें या किसी ऐसे मेस में रहें जहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता हो और आपने पेट भर भर के खाया, रोज़ खाया, तो आप मोटे होते गए, मोटे होते गए, और आपने ये चीज़ नोटिस भी नहीं की। जेनेटिक कई बार होता है कि बहुत बहुत से लोग होते हैं कि ज़्यादा खाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनका पेट बहुत ज़्यादा निकला होता है, वो जेनेटिक ही होता है, उनके फादर मदर से होता है या ग्रैंडफादर्स वगैरह से आ जाता है। मेटाबॉलिज्म, उनका मेटाबॉलिज्म ही इस तरह से रिएक्ट करता है चीज़ों को लेकर के कि वो बहुत जल्दी उनका सारा कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और बिहेवियर और हैबिट्स पे तो डेफिनेटली डिपेंड करता है, जब आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आप मोटे तो हो ही जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। इसका मतलब क्या है, पहले तो पिटफॉल का मतलब समझते हैं। पिटफॉल का मतलब ये होता है कि डाइटिंग से क्या क्या नुकसान होते हैं, या क्या ऐसे नुकसान होते हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, या क्या हमको नहीं करना चाहिए, हम क्या क्या गलतियां करते हैं डाइटिंग में। तो देखिए, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट, जब हम डाइटिंग कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट हमको मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिलता है। एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज, हम अपने खाने पीने में बहुत ज़्यादा ही कैलोरीज में रिडक्शन कर देते हैं। स्किपिंग मील्स, हम खाने को जो हमारा रेगुलर खाना है, 2 स्क्वायर मील्स है, 3 स्क्वायर मील्स है, जो कुछ भी होता है मील्स वगैरह का, वो हम स्किप कर देते हैं। अंडर एस्टिमेटिंग हाउ मच यू ईट, अपने खाने को बहुत ही कम आंकना कि हम बहुत ही कम खाएंगे, इतना कम खाएंगे कि हम मतलब कि जो चूहा भी जितना ना खाता हो तो उतना कम खाएंगे। ठीक है। लिक्विड कैलोरीज का इंटेक कर लेना। लिक्विड कैलोरीज यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कोका कोला जैसे, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज होती हैं, और आप पूरे दिन डाइटिंग करें और एक 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 बॉटल जुट के आपने कोका कोला पी ली, ताकि पूरी डाइटिंग बेकार हो गई, सत्यानाश हो गया पूरी डाइटिंग का, और आप फिर वापस से वहीं पे आ जाएंगे, आपकी डाइटिंग का कोई यूज़ नहीं होगा, आप पतले नहीं हो पाएंगे। चलिए, नॉट परफॉर्मिंग एक्सरसाइज, डाइटिंग तो कर रहे हैं मगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज में थकान होती है, तो आप पतले बिल्कुल भी नहीं होंगे। इस गलतफहमी में मत रहिए। ठीक है। इसके बाद देखिए, इनफ्रीक्वेंट ईटिंग। इनफ्रीक्वेंट ईटिंग मतलब कभी कभी खाना, एकदम सुबह खा लिया, फिर एकदम पूरे दिन नहीं खाया, फिर सीधे रात को खाया। ठीक है। तो उसकी वजह से भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, डाइटिंग में आपको कमज़ोरी हो सकती है, चक्कर वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं। नॉट गेटिंग एनफ प्रोटीन्स, अपने खाने को तो खाना, लेकिन उसमें बहुत नॉर्मल खाना खाना डाइटिंग के दौरान भी, और बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच खाना खाना ना खाना, ये भी एक बहुत बड़ा पिटफॉल है, बहुत बड़ी गलती है। और वीकनेस ऑन बॉडी पार्ट, जब वीकनेस हो रही हो तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं कि नहीं तो ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर वीकनेस हो तो और प्रोटीन वाली डाइट लेनी है, और एनर्जी वाली कार्बोहाइड्रेट्स तुरंत लेने हैं, शुगर वगैरह लेना है, जिससे आपकी बॉडी नॉर्मल रिकवरी स्टेज में आ पाए। नेक्स्ट देखते हैं फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस क्या होती है कि सर्टेन फूड जब आप खाते हैं, कुछ पर्टिकुलर फूड जैसे ही आप खाते हैं, तो उसके कुछ समय बाद आपको बहुत ज़्यादा स्टमक पेन होने लगता है, नौसिया होने लगता है, या वोमिटिंग होने लगती है। ऐसा कुछ होता है अगर किसी कोई कोई पर्टिकुलर खाने के साथ, तो उसे हम कहते हैं कि आप उस खाने के प्रति टॉलरेंट नहीं हैं, यानी कि आप उस खाने को लेकर के फूड इंटॉलरेंट हैं। ठीक है। तो इसका हम देखते हैं फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। फूड इंटॉलरेंस मीन्स द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ सर्टेन फूड दैट कैन नॉट बी प्रॉपरली प्रोसेस्ड और एब्जॉर्ब बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कोई पर्टिकुलर खाना, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जो है खाने का, हम उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। इनका कॉज क्या है, देखिए, इनएक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन और एब्जॉर्बिंग ऑफ फूड एलिमेंट। तो कुछ एंजाइम्स का काम ना करना जो रिस्पॉन्सिबल हैं उस खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए या उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। सेलिएक डिजीजेस, सेलिएक डिजीजेस होता है जैसे वीट बार्ले वगैरह के प्रति बहुत गहरा उल्टा एक इम्यून रिएक्शन होता है कि उसके अब उसके प्रति एकदम एक उल्टा रिजेक्शन का बॉडी हमारी उस तरह से बिहेव करती है कि तो बहुत ख़राब चीज़ आ गई, कुछ गलत चीज़ आ गई। ठीक है, इस होती है, इस तरह की होती है सीलिएक डिजीज़। ऑर्गेनिक केमिकल्स प्रेजेंट इन फूड, कई बार होता है केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं फूड में, उसकी वजह से ऐसे रिएक्शंस होते हैं। कई बार बीमारी की वजह से होते हैं, और कई बार डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम भी होता है। बहुत हम कभी बिना टाइम खाना खाते हैं, तो उस वजह से भी फूड इंटॉलरेंस डेवलप हो सकती है। ठीक है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, गैस, क्रैम्प या फ्लूटिंग। हमारे इंटेस्टाइन में कई बार गैस जो है स्टिक हो जाती है या बीच में फंस जाती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं गैस, क्रैम्प या ब्लोटिंग। स्टमक पेन होता है, डायरिया, हेडेक, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स होते हैं फूड इंटॉलरेंस के।
चलिए, इतना देखने के बाद फाइनली हम अपने चैप्टर के लास्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं, जो है फूड मिथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं फूड मिथ। सबसे पहले मिथ वन क्या है? कार्बोहाइड्रेट मेक्स यू फैट। तो ये गलत है। सच्चाई क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो है एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, और सही तरह से लेने से कार्बोहाइड्रेट आप फैट नहीं होते हैं, जबकि अगर आप ज़्यादा लेंगे, हमने पहले भी पढ़ा है, तो आप फैट होंगे। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा आप टू मच कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आप डेफिनेटली मोटे हो जाएंगे। मिथ नंबर 2, ईटिंग एग्स रेजेस कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड आर देयरफॉर बैड फॉर हेल्थ। तो देखिए, हमारे पास ये भी मिथ है कि अगर हम बहुत ज़्यादा एग्स खाएंगे, अंडे खाएंगे, तो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा और ये हमारे हेल्थ के लिए ख़राब बात है। सच्चाई क्या है? एक अंडा एक दिन में खाना ये कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन आप पूरा क्रेट ही भर के अंडे खा रहे हैं अगर दिन भर में, तो सीधी सी बात है, अति तो हर चीज़ की ख़राब होती है, तो वो चीज़ डेफिनेटली फिर अफेक्ट करेगी। मिथ नंबर 3, माइक्रोवेविंग ऑफ फूड डिस्ट्रॉय न्यूट्रिएंट्स। तो ये भी एकदम गलत बात है। ओवर कुकिंग में डिस्ट्रॉय न्यूट्रिएंट्स वेदर इट इज़ कुक्ड और ओवर बर्नर और इन माइक्रोवेव। तो ज़्यादा आप कुक करेंगे किसी भी फूड को, तो उसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स ख़राब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, चाहे वो माइक्रोवेव में हो, चाहे वो बर्नर के ऊपर बना हो। देखिए, लो फैट मिल्क में जो है लेस कैल्शियम होता है इन कंपैरिजन टू फुल फैट मिल्क। तो सच्चाई ये है कि जो कैल्शियम होता है वो तो फैट में होता ही नहीं है, चाहे उसमें फैट हो ना हो, कैल्शियम जो होता है वो लिक्विड वाले पार्ट में होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है कि स्किम्ड एंड सेमी स्किम्ड मिल्क हैव मोर कैल्शियम बिकॉज कैल्शियम इज इन वाटरी पार्ट नॉट इन द क्रीमी पार्ट। मिथ नंबर 4, वेजिटेरियंस कैन नॉट बिल्ड मसल। तो बिल्कुल गलत बात है। वेजिटेरियंस कैन बी muscular as meat eater by getting their proteins from vegetable sources such as cheese, nuts, pulses and grains। तो इन जगह से लेकर के वो भी उतनी ही बॉडी बना सकते हैं जैसी मीट खा करके कोई अगर बॉडी बना रहा है। नेक्स्ट देखिए, मिथ नंबर 6, हेल्दी फूड जो होता है एक्सपेंसिव होता है। तो सीधी आप भी जानते हैं कि बिल्कुल गलत बात है ये। टिन्ड या स्टोर्ड और पैक्ड या ऑफ सीजनल फूड जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है, लेकिन लोकल सीजनल फूड जो होता है वो चीप होता है, ईजिली अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ इट इज़ मोर न्यूट्रिशियस। ठीक है, साथ साथ उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ओनली ओवर वेट पर्सनस नीड एक्सरसाइज। केवल जो मोटे मोटे लोग हैं उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, हम पतले के लोग तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो ये तो एकदम गलत बात है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है, क्योंकि देखिए मैनी पीपल थिंक दैट एक्सरसाइज हेल्प्स टू लूज वेट एंड दे डू नॉट नीड टू लूज वेट, वेयर एज एक्सरसाइज हेल्प्स टू कीप अस हेल्थी। तो एक्सरसाइज का उसका वो क्या है कि वो हेल्दी रखने में हेल्प करता है। असल फंक्शन उसका ये है कि वो हमको हेल्दी रखने में मदद करता है, ना कि हमें वेट लूज़ करना फिट होने की तरफ जाने का एक तरीका। तो अगर नॉर्मल पीपल भी लोग करेंगे तो वो और बेटर होंगे और वो हेल्दी होते चले जाएंगे फिजिकली एंड मेंटली। मोर ओवर इट मैनेजेस स्ट्रेस ऑफ लाइफ एंड डेवलप सोशलाइजेशन। इसके अलावा वो स्ट्रेस को भी मैनेज करता है और सामाजिकता को भी डेवलप करता है, एक दूसरे से और घुलने मिलने वाले विचारों को डेवलप करता है। मिथ नंबर 8, एडिंग सॉल्ट इन फूड मीन्स एडिंग सोडियम इन फूड विच इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। मतलब हम नमक नहीं खाएं, लेकिन नमक जो है वो सोर्स ऑफ आयोडीन है, और आयोडीन से आप जानते हैं गोइटर नहीं होता है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें सोडियम होता है और सोडियम हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है, आगे देखिए, विच इज़ रिक्वायर्ड इन राइट अमाउंट टू कीप द बॉडी अवे फ्रॉम डिजीजेज लाइक गोइटर। चलिए, तो इतना था आज के लेक्चर में। आज और आपको पीडीएफ नोट्स तो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। जो कोई भी पार्ट मैंने अभी स्किप किया है, बहुत कुछ ज़्यादा स्किप मैंने किया नहीं है, सही बताऊँ तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें स्किप की हैं जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं थी, लेकिन इनको आप पहले डाउनलोड कीजिए और इनको पूरा पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। बहुत बढ़िया से नोट्स बना के रखे हैं, और पढ़ने के बाद इनको अपने हाथ से लिख लीजिए, इनको पूरा अच्छे से याद हो जाएंगे आपको, और उसके बाद आप एकदम एग्ज़ाम रेडी हो जाएंगे। चलिए, आज के लेक्चर में इतना ही, मिल लेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसी सीरीज़ के। चलिए, गुड बाय।